जो लोग शहर में रह रहे हैं उनके लिए तो चाँद दिखता है सिर्फ, तो कई लोगों को तो ये लगता है कि चाँद ही तारा है। फिर जो लोग गाँव में रहते हैं तो जाने अनजाने में वो लोग यूज़ कर रहे होते हैं, पर उनको खबर नहीं होती कि ये तारा मतलब है, बस आकाश में है। पर मेन बात ये है कि तारों का महत्व हमारी लाइफ में क्या है, और जो देखने वाले हैं, जो लोग शहर में रहते हैं या गाँव में रहते हैं, और स्पेसिफिकली अहमदाबाद के लिए आज की बात है कि अहमदाबाद में लोगों का हमेशा होता है कि तन्मय सर स्काई गेजिंग कराया है तो हमें जाना है। आज हम लोग पोलो फॉरेस्ट आए हैं लगभग 30 लोगों के साथ में, और आप खुद आए स्टार गेजिंग करने के लिए, तो मुझे लगा कि क्यों नहीं ये स्टार गेजिंग 30 लोगों से तक सीमित नहीं रहे, ये नंबर आगे बढ़ना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो थोड़ी बहुत बातें हम लोग करना चाहते हैं। तन्मय सर का इंट्रोडक्शन देने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। सर इज़ एस्ट्रो सेलिब्रिटी आई वुड से। वाई ये सब चीज़ें मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, वो आपको वेट करना होगा, क्योंकि पहले जो सर का इंट्रोडक्शन हमेशा सर ऐसे बोलते हैं, इफ़ यू कट मी देयर विल बी स्टार्स। तो उन स्टार्स की आज हम लोग बात करेंगे। सर क्या मतलब ज़रूरी है स्टार गेजिंग? ओके, तो ऐसा तुम समझ सकते हो कि सदियों से ऐसा हुआ है कि तारे हमारे साथी रहे हैं। हमारे का मतलब होता है कि अगर हम ह्यूमन है तो भी, अगर हम इंसेक्ट है तो भी, अगर हम बर्ड है तो भी, तारों ने हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई है, समझाई है। सबसे पहली अगर बिल्कुल सादी सी बात समझाऊं तो पहली बात है डायरेक्शन। जब भी डायरेक्शन की बात आती है तो तारों को देख के सबसे पहले डायरेक्शन शुरू करते हैं रात को। दिन में तो तुम्हें पता है कि यहाँ से सूरज निकला है, यहाँ पे ढल रहा है, तो ये दिन है, तो ये पूरब है, ये पश्चिम है। पर रात को इट इज़ टू डिफ़िकल्ट, तो तारे हमें दिशा सूचन करते हैं। दूसरा, तारों के ऊपर से हमें ये ज्ञात होता है कि अभी कितने बजे हैं। तो पहले के टाइम पहली चीज़ आपने दिशा बोली, और दूसरा समय जो है ये भी इतना सटीक होता है कि हमारे गांव में जब खेतों में पानी छोड़ने का टाइम होता है, जब कटाई होती है, जब सीड्स का सोइंग होता है, तो ये सभी के अंदर फार्मर्स जो है, खेडूत है, वो ऊपर देखेगा, बोले अच्छा हरणिયું નીકળી આવ્યું છે, હવે આપણો टाइम થઈ ગયો છે પાણી આપવાનો। दैट मीन्स तारों के ऊपर से पता चलता है कि अभी आधे पौने घंटे के बाद एस्ट्रोनॉमिकल ट्वाइलाइट होगी, उसके पहले हमें ये पानी जोतना है। अच्छा, जैसे शहरों में हम लोग गाँव में बोलते हैं कि गोधूली वेला शुरू हो गई, गोधूली वेला शुरू हो गई, तो तारों से हमें ये भी पता चलता है। दूसरा, नक्षत्र अगर आपको थोड़ा बहुत जानकारी हो तो जैसे कोई राशि है तो वो राशि के ऊपर से काफ़ी सारी चीज़ें, जैसी हमारी नामकरण जो है वो चंद्र राशि के हिसाब से होती है। अगर तुम्हें ये पता है कि ये नक्षत्र अभी दिख रहा है, और अगर ये नक्षत्र के अंदर अगर बादल आए और अगर वो बारिश बरसाएंगे कि नहीं, तो वो भी हमें तारों के ऊपर से पता चलेगा। हमारा जो भी महीना चल रहा है, वो महीने का नाम भी तारों के ऊपर से है। अब ये चीज़ लोग मानते हैं, चलो कार्तक, माक्षर, पोष, तो ये है क्या? ये तो जनवरी फरवरी वाली बात नहीं, ये हमारी हिंदू कैलेंडर की बात है कि जहाँ पे कार्तक की बात जब करते हैं तो बात है कृतिका नक्षत्र में पूनम होना। सर, नक्षत्र और राशि की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बचपन से वही आता है कि एक न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़पेपर में हम 3-4 पेज पलटेंगे तो कहीं एक लिखा होगा कि आज कन्या राशि में ये लिखा हुआ है। तो ये कन्या राशि है या कोई नक्षत्र है, इसको ब्रेक करेंगे हम थोड़ा, ताकि सबको एक आराम से समझ में आए। तारे हमारे को पता लगता है कि रात को जो दिखते हैं टिमटिमाते से, जो एक जनरल हमारी इन्फॉर्मेशन है। बिल्कुल, आपके थ्रू लोगों को, कितने लोगों को पता लगा है कि सूरज भी एक तारा है, और चांद एक तारा नहीं है, चांद एक धरती के चक्कर लगाता है, तो उपग्रह है। पर वो तारों के अंदर हम कैसे कॉन्स्टलेशन बनाते हैं और कैसे उसमें राशियाँ बनती हैं, कैसे नक्षत्र बनते हैं, या हमारे मन गढ़ंत पे ये? देखो, ऐसा है, बात बहुत ही सटीक इसलिए मैं मानता हूँ क्योंकि लोग ये मानते हैं कि बस ऐसे ही कुछ भी बोल दिया कि ये राशि है, ये नक्षत्र है, पर ऐसी बात नहीं है। बहुत ही खगोलीय घटना है। सूरज, अगर मैं इसको समझता हूँ तो पृथ्वी इस तरह से जब घूमती है, तो जब अगर यहाँ पे पृथ्वी है तो सूरज मुझे तुम्हारे सामने दिख रहा है। जैसे ही मैं यहाँ जाऊँगा तो ये पेड़ के सामने, जैसे मैं यहाँ आऊँगा तो ये कैमरा के सामने, जैसे ही यहाँ पे आएगी तो मेरे सामने।
तो उसी तरह से जो बैकग्राउंड स्टार्स है, पूरा जो स्काई है उसको 88 भागों में डिवाइड किया है। जैसे हमारी पृथ्वी के ऊपर 260 के आसपास बाउंड्री किए हुए कंट्रीज है, यानी कि देश है, उसी तरह से पूरे स्काई को 88 भाग में बांटा हुआ है। वो बंटवारे में 12 ऐसे कॉन्स्टलेशन या तारामंडल है जो बहुत लकी है, क्योंकि उसके आगे होके हमें सूरज घूमता हुआ नजर आता है। मतलब हमें नजर आता है, घूमते हम है, नजर ऐसा आता है कि आज सूरज कन्या राशि के आगे है, कल तुला के आगे, परसों वृश्चिक के आगे, इस तरह से हर महीने एक एक राशि तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये रेफरेंस पॉइंट है मेरे लिए। एग्जैक्टली सूरज कहीं जा नहीं रहा है। एग्जैक्टली हमें ये दिख रहा है क्योंकि हम घूम रहे हैं। जो राशि में सूरज हो, ना वो राशि दिखेगी, ना उसकी अगली दिखेगी, ना पिछली दिखेगी। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ से तारे दिखेंगे नहीं जब सूरज रहेगा। हाँ, राइट। तो जैसे ही सूरज ढलता है तो कोई एक तारा जो सूरज के पाथ में हमें दिखता है वो राशि का होने की संभावना होती है। एक रात के अंदर अगर मैं पूरी रात जाग के अगर मैं देखा करूं कि ये तो करीब करीब ऐसा तुम समझ लो कि 9 राशि हमको दिखनी चाहिए। क्यों? एक रात में 9 राशि हमको दिखनी चाहिए। क्योंकि जैसे अगर समझ लो कि ये 3 राशि है। हाँ। अब ये हमारी अगर क्षितिज है, होराइजन है, तो जब सूरज क्षितिज से ऊपर है तो ये कुछ नहीं दिखना है। पर जैसे ये नीचे जाता है, जैसे यहाँ छूता है, तो ये मुझे दिखेगा। तो ये इसका 1-2 तारा शायद मुझे दिखे। हाँ। पर ये 3 तो ना दिखे ऐसा समझ के इसके बाद की ये 3 है तो बाकी की 9 है। हाँ। तो ये 9 तो मुझे दिखेगी ही दिखेगी। तो मुझे यहाँ पे कौन सी राशि उसके ऊपर से पता चलेगा कि क्षितिज में यहाँ पे ये राशि है। जैसे अगर ये सिंह राशि है तो ये कन्या होनी है और ये तुला होनी है। तो मुझे तुला राशि देख के पता चलेगा कि अच्छा शाम को ये नहीं दिख रही थी, उसका मतलब कि सूरज जो है ये सिंह राशि। तो अच्छा, तो अभी किसी को ये देखना है कि इस समय सूरज कहाँ है, तो दिन में ना दिखे, सूरज ढल रहा है तब देखिए उसके बाद कौन सी राशि है। बिल्कुल सही बताया। उसी के हिसाब से जैसे ये तो सूरज की बात हो गई। पर रात को हमें चांद दिखता है, तो चांद जो है वो कौन सी राशि है। एक मैं क्लियर कर दूं कि तारों से कॉन्स्टलेशन बने और उन्हीं में जहाँ से सूरज जाता हुआ दिखा उनको अब राशि बोले, उनको हम राशि बोले। हाँ। और उसको अंग्रेजी में ज़ोडिएकल बेल्ट कहते हैं। पूरा बेल्ट, पूरा पट्टा है वो करीब करीब तुम समझ लो कि जो जैसे हमारा इक्वेटर, जैसा हमारा विषुववृत्त है, उसी तरह से उसी को तुम सोचो कि अगर बहुत बड़ा एक विषुववृत्त जैसा आकाशीय विषुववृत्त हो। हाँ। तो उसके 10-10 डिग्री में पूरा ये पट्टा फैला हुआ। और ये जो पट्टा है, ये पट्टे के आसपास में ये जो जहाँ पे सूरज घूमता है, ये पट्टे से टिल्टेड है 23.5 डिग्री, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है ये टिल्टेड है। तो जहाँ पे अवकाशीय विषुववृत्त होता है वहाँ से सूरज का पाथ जो है ये 23.5 टिल्ट वाला है। वो राशि चक्र होता है। अब राशि भी हमारे लिए कैसी है समझ लो कि 360 डिग्री पूरा अगर मैं सर्कल दौड़ता हूँ, मुझे उसको 12 महीने में डिवाइड करना है। क्योंकि हमारे एक साल में 12 महीने, ये जनवरी फरवरी की बात नहीं है, 12 मास की बात है। तो मुझे 12 में डिवाइड करता हूँ तो हर एक राशि जो है 30 डिग्री की, 30 अंश की बनती है। अब पाश्चात्य जो लोग हैं वो लोग ज़्यादातर सूरज को मेन मानते हैं। हिंदू माइथोलॉजी, हमारी जो सिविलाइजेशन है, हम चांद को थोड़ा ज़्यादा महत्व देते हैं। उसका कोई कारण या जस्ट चलता है? कोई कारण डेफिनेटली है। कि सूरज जो है वो जहाँ पे है हमें वो दिखता नहीं है, पर चांद जहाँ पे है वो तो दिखता है। उसके पास जो लोग बोलते भी कि चांद के पास सारा दिख रहा है। एग्जैक्टली। तो इसीलिए वो चीज़ भी चलती है कि हमें चांद के पास एक तारा दिखता है, पर वो हमेशा एक तारा नहीं होता है। पर लोगों को लगता है कि ये हमेशा है, क्योंकि हमारा देखना बहुत कम हो गया, हमारे पास टाइम नहीं होता है ऐसे करने में। ऊपर जाना ही नहीं होता। स्पॉन्डिलाइटिस अब तो होने को है, तो अभी सब लोग ऊपर देखो, खगोल में आओ। अब हमने क्या किया कि चांद की गति हर रोज सूरज की गति से डिफरेंट है। बिल्कुल, क्योंकि वो हमारे पास है, उससे ज़्यादा है कि वो फास्ट घूमता है।
तो अगर मैं ये रेफरेंस में समझाऊं कि अगर आज सूरज निकला, उसके साथ अगर बाय चांस चांद निकला, ऐसा तुमने कभी सुना है कि सूरज के साथ चांद निकलता है? तुमने सुना नहीं है, पर वो निकलता है हर महीने एक बार। इसको कहते हैं अमावस का दिन, इसीलिए चांद हमारे को दिखता नहीं है। चांद नहीं दिखता, वेरी ट्रू। तो जैसे सूरज के साथ साथ चांद ढल गया, दूसरे दिन देखोगे तो अगर तुम्हारे पास टेलीस्कोप है तो चांद की गति फास्ट होने के कारण वो आगे निकलता हुआ दिखेगा। उसके बाद में और आगे और आगे और आगे, मतलब दूर दूर जाते हुए देखेगा। हर रोज 13 डिग्री चांद सूरज से दूर जाएगा, पर क्योंकि मेरी पृथ्वी हर रोज 1 डिग्री घूमती है तो मुझे 12 डिग्री मूवमेंट दिखेगा। क्या बात है। अब ये 12 डिग्री मतलब मूवमेंट, 1 डिग्री हमारी मूवमेंट हुई, उसकी तो 13 हुई है, तो हमारा माइनस हो गया। एग्जैक्टली। ओह, मल्टीपल यहाँ पे तो ये अब देखो ये 12 डिग्री उसका मूवमेंट दिख रहा है चांद का। हाँ, हमारी राशि जो है ये 30 डिग्री की है। यस यस यस। अब 12 डिग्री अगर ये मूव हुआ है हाँ, तो 12 प्लस 12 ऐसा मिला के एक बार बचा ना। हाँ, यस। बाजू में जाओ बेटा। हाँ, यस। 12 डिग्री प्लस 12 डिग्री तो 24 डिग्री हो गया। अभी भी 6 डिग्री बचा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं हर एक राशि को अभी भी डिवाइड कर सकता हूँ, जो हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू सिविलाइजेशन में, हिंदू संस्कृति में ये एम्बेडेड है। अब ये जो मूवमेंट हुई, ये हर रोज चांद राशि के छोटे से हिस्से में होके घूमता है, जो हिस्से को नक्षत्र कहते हैं। अच्छा, क्योंकि वो एक राशि में से निकलने में उसको बहुत टाइम लग रहा था, उसको भी हमने डिवाइड कर दिया। उसको भी डिवाइड कर दिया। अब सोचो कि हमारी सिविलाइजेशन इतनी होशियार थी कि 30 डिग्री को उसने काट के हर एक के अंदर 13 डिग्री और 20 आर्क मिनट का एक नक्षत्र बना दिया। वो लगभग 2.25 नक्षत्र हमारी एक राशि में। एग्जैक्टली। अब ये होने के बाद भी ऐसा लगा कि नहीं, अभी भी हमको इससे भी छोटा कुछ समझना है, तो उन्होंने नक्षत्रों को भी 4 पद में डिवाइड कर दिया। तो पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा, चौथा। अब ये हम इसके अंदर यहाँ पे स्टॉप करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी बात ये है कि हमें ऑब्जर्वेशन क्यों करना है, तो हमारे पास कारण तो बहुत आ गए। बहुत सारे चांद की मूवमेंट है, सन की मूवमेंट है, हर एक राशि के अंदर नक्षत्र, ये सब है। हम आज जो आए हैं पोड़ो, ये एक स्पेसिफिक रीजन से आए। अहमदाबाद के अंदर तुमको सिर्फ चांद दिखे और 2 तारे दिखेंगे। तुम जैसे ही SG हाईवे, 2 तारे भी आप क्लियर कर दो कि वो तारे नहीं होते हैं। वो तारे नहीं होते, वो ग्रह होते हैं। बाकी तुमको अगर अच्छा तुम्हारा नसीब है तो तुम्हें व्याध का तारा जो सबसे ब्राइटेस्ट है वो व्याध का तारा। सर मतलब ऐसे कैसे पता लगे कि ये तारा व्याध का तारा? बस तो तुम लोगों को तो पता है, तुम लोग जब पढ़े हो कि भाई सबसे जो तेजस्वी तारा होता है वो ध्रुव का तारा होता है, तो लोग व्याध का तारा, ध्रुव का तारा मान के उसकी सराहना भी करते रहते हैं। ये वो बात हो गई कि दक्षिण में देख करके उत्तरी ध्रुव बोलना। जयराम जी की हो जाता है फिर यहाँ पे। तो लोगों को पता नहीं होने से होता ये है कि जो भी कोई तारा ब्राइट दिखता है वो ध्रुव का तारा नहीं होता है। ये एक मान्यता है। क्यों है ये? मैं आपको ध्रुव के तारे के ऊपर मुझे पूरा पॉडकास्ट करना है। वही बोल रहा हूँ। अभी मैं इसके बारे में बात ज्यादा नहीं जाऊंगा, अभी मैं बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि उसके लिए मुझे टाइम चाहिए। मुझे देखो, मैं आपको पहले ही बता दूं, ध्रुव का तारा स्पेसिफिकली पूरा आधा घंटा मुझे शय तिथि और वर्धी तिथि के ऊपर पूरी बात करनी है। मुझे आज जो राशियाँ चल रही है और पुरानी जो राशियाँ उस पर पूरी बात करनी है। ये तो सिर्फ एक बात है कि तारों का माहौल क्या है, मतलब ये मजे लेने वाली बात है कि हमारे को तारे दिख रहे हैं। सर ये लोग, मैंने बड़ा सुना है कि मैं लद्दाख गया और मैंने 1 लाख तारे देखे। तो मुझे ना बड़ा ऐसा, क्योंकि मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस चीज़ को समझा पाऊँ। सही। तो मुझे है ना वो आपके थ्रू समझाना है कि कितने तारे दिख सकते हैं। एग्जैक्टली। तो बहुत ही ये अच्छी बात है कि तुम समझना सीखो। इसीलिए मैंने बोला कि 2 तारे शायद तुमको सिटी में से दिखे। तुम सिटी से जैसे बाहर जाओगे तो 2 के 20 बनेंगे। थोड़े और दूर जाओगे तो 20 के 200 बनेंगे। उससे भी अगर तुमने ऐसी जगह, जैसे उन्होंने बोला कि लद्दाख पहुंच गया और 1 लाख दिखे, अब अगर 1 लाख दिखेंगे तो शायद रात ही ना हो। इतना सारा प्रकाश 1 लाख तारों का तो हो जाता है। हर एक प्राणी,
मनुष्य हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो या सिंह हो, हर एक का एक कैपेसिटी होता है कोई भी चीज़ को डीमेस्ट कितना डीम तुम देख पाते हो। तो हमारे एस्ट्रोनॉमी में, खगोल में ये कहते हैं कि हिपार्कस ने आज से मतलब BC 300 के आसपास जब पहला BC 300 एक बार थोड़ा सा क्लियर कर हाँ, दो। BC हाँ, 0 से 300 साल पहले। हाँ, जैसे हम अगर आज हमारा है 2025 तो वो बात करने के बाद 300 साल पहले मतलब काफ़ी साल पहले, हजारों साल पहले उसने ये लिखा कि सबसे ब्राइट है तो उसको मैं 1 नंबर दे दूँ। उसके बाद 2 दिया, 2 इससे डीम है, 3 उससे डीम, 4 इससे डीम, 5 उससे डीम, 6 उससे डीम, स्केल बना दिए। तो स्केल जैसा बन गया। अभी तो हमारे पास बहुत ही सटीक स्केल है। तो हम अगर कोई ऐसी सबसे डार्केस्ट प्रोबेबल प्लेस की जहाँ 100 किलोमीटर से ज़्यादा किलोमीटर में रोशनी नहीं है, तो मतलब 100 किलोमीटर से ज़्यादा रोशनी, मतलब लाइट पोल्यूशन। हाँ, लाइट पोल्यूशन नहीं है, एयर पोल्यूशन नहीं, कुछ भी नहीं है। या तो तुम जैसे एयर पोल्यूशन का मतलब एयर पोल्यूशन ऐसा होता है कि जहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री है, धुआं निकला। अच्छा, इसीलिए दिल्ली में कुछ नहीं दिखता। हाँ, दिल्ली तो भूल जाओ, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, चेन्नई, ये सब तो भूल जाओ। पर बाकी का जो जगह है वहाँ पर भी अगर नाव लेके अगर तुम हिंद महासागर में कहीं अंदर चले गए जहाँ कहीं पे कोई प्रकाश नहीं है और उस दिन चांद भी नहीं है, अच्छा, तो आपको सबसे ज़्यादा तारे दिखने चाहिए। हाँ, पर क्योंकि हमारी आंखों की लिमिटेशन है, हाँ, तो हमें सिर्फ और सिर्फ कभी मैक्सिमम 3000 से तारे कभी भी नहीं दिखेंगे। काउंट कर सकते हो आप। हाँ, काउंट करना है तो कर सकते हो, पर 3000 में भी क्या होगा कि जैसे जैसे टाइम जाएगा तो थोड़े निकलते जाएंगे, थोड़े ढलते जाएंगे, तो 3000 से ऊपर तुम जा नहीं पाओगे। पर अगर मुझे स्टैंपिंग करना है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 3000 दिखते, 3000 नहीं दिखते, मतलब इन टोटल 6000 से ज़्यादा हम आँख से विदाउट एड कुछ भी नहीं देख पाए। और ये अगर शैतान हमारे पास हो तो पूरा ये जैसे अब ये जो 3000 है, ये भी तुम ये मान के चलो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 7.2 मैग्नीट्यूड जो आपने स्केल बताई। हाँ, स्केल बताए उसके ऊपर। अब ये जैसे अगर टेलीस्कोप है 8 इंच का, ये जो जनरली कोई बोलेगा मन को कि 6 मैग्नीट्यूड लास्ट है, तो 7.2 क्यों बोला? 6 मैग्नीट्यूड लास्ट है, वो उसका भी एक स्केल है जो जिसको बोर्टल स्केल कहते हैं। तो शहर के अंदर वो 9 के आसपास का होता है। जैसे ही तुम हेनले जैसे लद्दाख जैसे जगह पे जाते हो तो वहाँ 1 हो जाता है। तो 1 में आप 7.2 तक के देख सकते हैं तारे, आप देख सकते हैं। मतलब टेलीस्कोप का जो बताया, टेलीस्कोप से हर एक टेलीस्कोप की एक लिमिटेशन होती है। तो इसकी लिमिटेशन कुछ करीब 12.5 या 12.8 के आसपास का है। तो इसके अंदर तो इतने सारे तारे दिखेंगे कि शायद आप गिनते गिनते थक जाओ, पर लाख तो फिर भी नहीं पहुंचोगे। मतलब जो लाखों तारे, या गुजराती में जो कहते हैं कि गण्या गणाए नहीं, वीणा वीणाए नहीं, तो मारा आभला में माए, तो नहीं, आप गिन सकते हो। और उसको विदाउट मतलब एनी एड अगर वो बात है तो 3000 से ऊपर कभी आप गिनोगे नहीं। ठीक है, यहाँ जहाँ हम लोग पोड़ों में आए हैं, तो मैंने जैसे बोला कि बोर्टल स्केल है, तो हम करीब 4.5 से 4.6 बोर्टल स्केल पे है। तो हम यहाँ से अभी काफ़ी सारे तारे देख पाएंगे, पर आज हम इतना ही रखते हैं क्योंकि अभी शाम ढलने को है। बस मेरे को एक चीज़ आपसे क्लियर करनी है, क्योंकि अहमदाबाद को लेकर के हमने ज़्यादा बात की है। अहमदाबाद में जनरली एक बात होती है कि आद्रा बेसी गयो। हाँ, अब ये कौन आद्रा है, कहाँ बैठता है, वो क्या नेक्स्ट होता है, टाइम बताऊंगा। नेक्स्ट टाइम। तो फिर हम लोग आद्रा को नेक्स्ट टाइम बैसाएंगे, अभी उसको खड़ा रहने दो। आज हम देखने वाले हो, आज हम ये देखेंगे कि अगर कोई तुमको पूछता है कि तुम कितना दूर तक देख पाओगे, तो कोई बोलेगा मैं 100 फुट दूर, कोई बोलेगा मैं 1 किलोमीटर दूर देख पाऊंगा। तो मैं एक एस्ट्रोनॉमर ये बोल सकता हूँ कि आई कैन सी 2.2 मिलियन लाइट ईयर्स अवे टेलीस्कोप या बाइनोकुलर के सिवा। तो वो आज मैं सब लोगों को दिखाने वाला हूँ, जो तन्मय अमेजिंग स्पेस के क्लब मेंबर्स हम लोग यहाँ पे आए हैं, 35 जन के आसपास है। वी आर गोइंग टू एंजॉय समथिंग विच इज 2.2 मिलियन लाइट ईयर्स अवे। दूरदृष्टा बनने वाले हैं, दूरदृष्टा, हम आज संजय बन जाएंगे, संजय बन जाएंगे हम लोग आज। और धृतराष्ट्र को दिखाएंगे कि क्या माजरा चल रहा है। हम लोग महाभारत रामायण की भी बहुत सारी बातें करने वाले हैं।
पर ये जो कॉन्वर्सेशन है ये हमारी लाइफ है, इट इज़ नॉट अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन। तन्मय सर ने एक ऐसी जगह बनाई है, मैं आपको बताऊं 40 साल की पूरी जर्नी अगर बात करने लगे तो एक बार हम उसके बारे में बात करेंगे। ये जितना आपने सुना है ना, इसको अगर आपको विजुअल लेने हो, अपने अंदर ढाल लेना हो, तो उसके लिए आपको हमारे स्टूडियो आना होगा। उस स्टूडियो में ये सारी बातें आप सच में जीते हो, आप अंतरिक्ष को जीते हो, आप हर एक चीज़ वहाँ पे फील करोगे। आप स्पेस में हो, आप तारों के बीच में हो, आप गैलेक्सीज के बीच में हो, आप 3D देख रहे हो, आप टेलीस्कोप से देख रहे हो, आप रॉकेट्स के बारे में, इसरो के बारे में। और वहाँ पे एक ऐसा कलेक्शन है, मतलब मज़ा आ जाए उस कलेक्शन को देख के। मैं डेली देखता हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आता है। कॉइन्स का और नोट का 40 साल से सर कलेक्ट कर रहे हैं। जब पैसे नहीं थे तब भी कलेक्ट करते थे, थोड़े पैसे थे तब भी कलेक्ट किए, बहुत थे तब भी कलेक्ट किए और अभी भी कलेक्ट कर रहे हैं। और जो वो कलेक्शन है, अगर आपने नहीं देखा है ना, यू आर मिसिंग समथिंग डिफरेंट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड इफ़ यू आर लिविंग इन अहमदाबाद, तो आप ये मिस कर ही नहीं सकते। तो सर हम बहुत सारी बातें करेंगे, मैं आपको पकड़ पकड़ के बुलाऊंगा और हम सारी एस्ट्रोनॉमी यहाँ पे डाल देंगे, जितना भी आपने 40 साल में सीखा है। तो बस आज की हमारी कॉन्वर्सेशन को हम यहीं विराम देते हैं। आदरा नेक्स्ट टाइम बसाएंगे, है ना।